सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक इस कहानी का शेष हिस्सा, जो पहले दो वीडियो में कहानी का पहले कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं और आज इस कहानी के संदर्भ में ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम कहानी का बचा हुआ हिस्सा उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस कहानी में आगे अब तक जितनी कहानी हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा एक बार याद करेंगे कि हमने देखा कि गांव पर जो है महामारी का प्रभाव है, भीषण अंधेरी रात, और उसमें गांव मानो किसी भयार्त शिशु की तरह कांप रहा था। और ऐसी इस भयार्त और भयानक स्थिति में इस भीषणता को, महामारी की इस भीषणता को, उसकी दाहकता को ललकारने का कार्य पहलवान की ढोलक कर रही थी। पहलवान संध्या से लेकर प्रातः काल तक ढोल बजाता था। ये पहलवान, जिसका नाम था लुट्टन सिंह, लुट्टन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सौभाग्य से उसका विवाह हो चुका था और इसलिए उसकी सास ने अपनी बेटी के साथ साथ उसको भी पाल पोस कर बड़ा किया। आगे चलकर बचपन में वो खेल खेलता, गाय चराने जाता, दूध पीता, कसरत करता, और इस कसरत करते हुए जब वो देखता था कि गांव वाले जो है उसकी सास को कुछ परेशान करते थे, तकलीफ़ देते थे, तो एक मन में उसके पहलवान बनने का या कसरत करने का उद्देश्य ये बना हुआ था कि उसकी सास को जो लोग परेशान करते हैं उनको वो सबक सिखाए, उनसे बदला ले। और इसलिए वो कसरत और अधिक गंभीरता के साथ करने लगा था। परिणाम स्वरूप किशोरावस्था में कदम रखते ही एक सुडौल शरीर उसको प्राप्त हुआ। अंग प्रत्यंग में सुंदरता और मांसलता जो है भर आई थी, और इस रूप में उसको गांव वाले जो है पहलवान के रूप में जानने लगे थे। वो स्वयं भी अपने को पहलवान कहता था और पहलवानों की भांति 45 डिग्री कोण में अपने हाथ फैलाकर शरीर से दूर चलता था, और साथ में ये भी कहता था कि उसको होल इंडिया जानता है। अब होल इंडिया, लेखक का कहना है कि ये उसका होल इंडिया केवल एक जिले भर की सीमा हो सकती है और जिले भर के लोग जो है उसको अवश्य जानते होंगे। आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्रसंग जो उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है कि श्यामनगर के मेले में जब वो दंगल देखने के लिए गया तो चांद सिंह को उसने चुनौती दे दी। चांद सिंह जिसने अच्छे अच्छे पहलवानों को हरा दिया था, और उसे जब चुनौती दे दी तो भीड़ के साथ साथ राजा साहब ने भी उसको समझाया था कि बेटा जिद मत करो। राजा साहब ने तो उसकी बहादुरी पर खुश होते हुए उसको पुरस्कार के रूप में 10 रुपये दिए थे और कहा था कि बेटा जाओ मेला देखो और घर चले जाओ। लेकिन पहलवान मानने वाला था नहीं। उसने गिड़गिड़ा कर राजा साहब से लड़ने की अनुमति मांगी, और परिणाम ये हुआ कि शुरू में जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, जब पैंतरे उसके बदलने लगे तो सारे लोग उसको मिट्टी का शेर कहकर उसको उत्तेजित कर रहे थे, उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। और परिणाम उस दंगल का ये हुआ कि चांद सिंह चारों खाने चित रहा, जिसको शेर का बच्चा टाइटल लोग दे चुके थे। उस शेर के बच्चे को पहलवान ने परास्त कर दिया। श्यामनगर के राजा जो चांद सिंह को अपने राज दरबार में रखने के लिए सोच रहे थे, अब स्वाभाविक है कि अपने भूमिपुत्र को जो है उन्होंने राज पहलवान का सम्मान प्रदान किया। साथ में उसको सिंह की उपाधि दी। लुट्टन सिंह के नाम से अब वो जाना जाने लगा। हालांकि ये भी बात हमने देखी कि सिंह उपाधि देने पर कई सारे जो लोग थे तथाकथित उच्च वर्ण के, अपने को समझने वाले, उनकी आपत्ति भी थी। लेकिन राजा साहब बड़े उदार मतवादी थे और उन्होंने कहा कि उनका कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, और कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और उसने काम क्षत्रिय का किया है, तो इसलिए उसको सिंह की उपाधि दी गई और लुट्टन सिंह के नाम से वो जाना जाने लगा। अब नई राज्य व्यवस्था हुई। 15 साल आराम से बीते, लेकिन 15 साल तक जो व्यवस्था होती रही उसके बच्चों का भी एक तरह से खान पान होता रहा। उसके बच्चे उस राज दरबार के भावी पहलवान के रूप में घोषित हो चुके थे। उनके खान पान का सारा खर्च दरबार के द्वारा किया जाता था।
लेकिन दुर्भाग्य से जब 15 साल बाद राजा साहब की मृत्यु हो गई तो राजा साहब के बाद उनका बेटा नया राजकुमार जो है विलायत जो पढ़ने गया था वो आया और उसने राज व्यवस्था के सूत्र अपने हाथ में लिए। और इस नई राज व्यवस्था के जो बदलाव हुए उस बदलाव के चपेट में पहलवान भी आया। पहलवान का और उनके बच्चों के खर्च को देखकर राजा साहब और जो पहले से नाराज़ लोग थे पहलवान के इस तरह रखे जाने के कारण, उन्होंने राजकुमार को भड़काया और उसके खर्च की रकम देखकर हॉरिबल टेरिबल कहते हुए कैसे वो अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, यही बात वहाँ पर सही ठहराई गई। और दूसरी बात ये थी कि राजकुमार नए थे, नई तरह सोचते थे, अब उनको कुश्ती के खेल से कोई शौक़ नहीं रह गया था। वो कुश्ती के खेल में शौक़ रखने वालों में से नहीं थे, नए ज़माने के कुमार थे और इसलिए अब उनको घोड़े की रेस जो है वो पसंद थी और इसलिए अब कुश्ती का स्थान वहाँ पर घोड़े की रेस ने लिया। और स्वाभाविक है कि घोड़े के रेस को जब राजाश्रय मिला तो पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया जाना स्वाभाविक था। उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिला, अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। उसको सीधा बता दिया गया कि अब आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी, अब आगे बढ़ते हैं। उसी दिन पहलवान ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। अब कहाँ जाएगा? जो गांव था, आखिर अंत में अपने गांव की ओर दोनों बच्चों को लेकर वो आया, वहाँ रहने लगा। गांव के लोग एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। गांव के लोग बड़े दयालु थे। उन्होंने गांव के किनारे पर, उसकी कोई घर या झोपड़ी कुछ थी नहीं, उसकी रहने की व्यवस्था गांव के लोगों ने कर दी। वहीं रहकर वो गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दावपेच वगैरह सिखाया करता था। अब वहाँ रहते हुए पहलवान है और पहलवानी के गुर जानता था, तो वहाँ जो गांव के नौजवान थे, चरवाहे थे, उनको कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने के खर्चे गांव वालों से बंधा हुआ था, यानी उसके बदले में गांव वाले जो है उसको खाने पीने का खर्चा, यानी एक तरह से जो भी उसके एवज में दिया जाता था, उसे जो सिखाता था उसके बदले में उससे उसकी जीविका चलने लगी थी। सुबह शाम वो ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को और साथ ही साथ अपने दोनों पुत्रों को भी दाव पेंच जो है कुश्ती के सिखाता था। अब गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अब कुश्ती सीखने वाले बच्चे जो आते थे वहाँ पर चरवाहे थे, नौजवान थे, गांव वालों के थे, किसान मजदूरों के थे। अब किसान मजदूर के बच्चे जहाँ खाने के लाले पड़े थे तो क्या खाएंगे और क्या कुश्ती लड़ेंगे, क्या कुश्ती सीखेंगे। धीरे धीरे कुश्ती सीखने के लिए आने वाले लोगों की तादाद कम होती गई। उसका स्कूल खाली हो गया एक तरह से। केवल उसके दोनों पुत्र थे जिनको ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करते थे। अब स्वाभाविक है कि जब कोई कुश्ती सीखने आता ही नहीं था और स्वयं उनके हालात ऐसे थे कि उनकी ही जो है जीविका जैसे तैसे चल रही थी गांव वालों की, तो अब वो और क्या कुश्ती सीखेंगे और क्या पहलवान को भी उसके एवज में कुछ दे पाएंगे। तो दोनों लड़के अब मजदूरी करने लगे थे उसके, और मजदूरी के रूप में जो कुछ मिलता उसी से उसकी गुजर होती थी, उसका जीवन चल रहा था। संक्षेप में देखिए, राज दरबार से उनको निकाल दिया गया और दोनों बेटों के साथ वो झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव के लड़कों को सिखाया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो नहीं आ पाए, क्योंकि क्या खाते और क्या कुश्ती सीखते। और जीविकापार्जन के लिए जो है, अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उसके दोनों बेटों को अब मजदूरी करने के दिन आ गए थे। अब वो दोनों बेटे उसके मजदूरी करने लगे थे। अब ऐसे में आगे एक बहुत बड़ा संकट उस गांव पर आया। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। वज्रपात होना, वज्र इंद्र का अस्त्र माना जाता है मित्रों, और वज्र एक सर्वनाश करने वाली
ताकत उसमें होती है। और ऐसे एक विनाशकारी जो महामारी आई थी उसके लिए वज्रपात शब्द आया है। पहले अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी सूखा पड़ना, फिर अन्न की कमी, और साथ ही मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भुनना शुरू कर दिया था। पहले से ही कम परेशानियां नहीं थी कि पहले ही सूखा पड़ा था, सूखे पड़ने के कारण जो है अन्न की कमी थी। अब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को परेशान कर रखा था। गांव प्रायः सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था, वो जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रखोगे कब तक, कब तक रोओगे? कफन, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। अब महामारी का ऐसा असर हो रहा था कि गांव धीरे धीरे सूना पड़ रहा था। हर दिन रोज जो है 2-3 लाशें उठ रही थी, घर के घर खाली पड़ रहे थे, लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कुछ थोड़ा सा कलरव, कुछ कोलाहल होता था तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद लोगों पर एक चेहरे पर प्रभाव, मतलब दिन में एक सूर्योदय के साथ कुछ थोड़ा सा उत्साह का संचार जरूर लोगों में होता था और एक दूसरे का ढाढ़स बंधाते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे, कांखते कूकते कराहते, यानी दर्द से आहत वो भी थे, पीड़ित थे, लेकिन अपने दर्द को संभालते हुए एक दूसरे को ढाढ़स देने की कोशिश करते थे, धीरज देने की कोशिश करते थे। आत्मीय पड़ोसियों से और आत्मीयों से मिलकर उनको ढाढ़स देने का कार्य करते थे, समझाते थे। कोई किसी घर में कोई गुजर जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो समझाते थे कि क्या करोगी रोकर दुल्हन। महिलाएं जो हैं, स्त्रियों को, जो रोने वाली स्त्री है उसको समझाते थे कि क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया चला गया, यानी जिसको जाना था वो गया, लेकिन परिवार का जो अन्य सदस्य हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखो और उनमें तुम्हारा भविष्य है, इस तरह से समझाते थे। कहीं पुरुष वर्ग जो है कहते थे कि भाई मुर्दा कब तक रखोगे, यानी लाश है कितनी देर उसको हम रखेंगे संजोकर, मिट्टी है और मिट्टी में उसको जाना ही है आखिर, कफन की क्या आवश्यकता है, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। तो इस तरह सूर्योदय के बाद कुछ थोड़ी सी कोलाहल या थोड़ा सा उत्साह, थोड़ी सी जीवन शक्ति एक तरह से लोगों में आ जाती थी। देखो आपको प्रश्न आता है परीक्षा में कि सूर्योदय के अवसर पर, सूर्योदय के पश्चात जो है गांव का दृश्य कैसे होता था, तो ये उत्तर आपको वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखो मित्रों, आजकल जो इस तरह से कोरोना के प्रकोप के कारण जिस तरह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से विचलित हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है, सारा जो व्यवहार है वो ठप्प हो चुका है, अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात इसका हुआ है। और ऐसी स्थिति में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में ये बीमारी फैल रही है, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की जब मृत्यु हो रही है तो घर वालों को तक उनके दाह संस्कार में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे आज तो इतनी सारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, इतना प्रगत तकनीक हमारे पास है, मेडिकल स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज से 80-90-100 साल पहले की कल्पना करिए आपकी गाँव की क्या स्थिति होगी, वहाँ क्या चिकित्सा साधन होंगे और कैसे ये लोग इन बीमारियों से मुकाबला करते होंगे। और स्वाभाविक है कि कोई इलाज नहीं था, कोई ठीक से चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तो एक बार बीमारी किसी को हो जाती थी तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा संक्रमित होते चला जाता था। आज इतना प्रगत तकनीक होने के बाद भी कोरोना जैसी महामारी संक्रमित होते होते लाखों के आंकड़े जो है आज हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में
हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं कि गांव के गांव निश्चित ही विनाश के कगार पर पहुंच जाते होंगे ऐसी महामारी के कारण। तो ऐसे तो घर घर से लाश उठती थी और लोग एक दूसरे को समझाते थे, एक दूसरे का दुखड़ा छुपा कर अपना जो है दूसरे को साहस बंधाने का कार्य ये लोग करते थे। ये सूर्योदय के बाद का दृश्य था। लेकिन जब सूर्यास्त होता था तो सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, मानो उनकी बोलने की शक्ति खो जाती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। यानी इतने निसहाय हो जाते थे, निशक्त हो जाते थे, शक्तिहीन हो जाते थे कि कुछ भी बल उनमें मानो बचता नहीं था। बेटा कहकर पुकारने की ताकत भी मानो माताओं में नहीं बचती थी। ये सूर्यास्त का दृश्य है। प्रश्न आता है मित्रों आपको कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों में क्या अंतर होता था, तो इसके आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। आगे पढ़ेंगे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। यहाँ पर पहलवान की ढोलक, अब कहानी फिर एक बार जुड़ जाती है जहाँ से हमने शुरू की थी कि महामारी का दृश्य और पहलवान ढोलक बजा रहा था। तो रात्रि की इस विभीषिका यानी भीषणता, इस भयानकता को पहलवान ललकारता था उसकी ढोलक के सहारे, चुनौती देता था। मानो संध्या से सुबह तक चाहे जैसे भी जिस ख्याल से, संध्या से लेकर सुबह तक जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, उसका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके ढोलक बजाने से गांव के लोगों में एक संजीवनी शक्ति का संचार होता था। अर्धमृत यानी अधमरे से, औषधि उपचार पथ्यविहीन यानी जहाँ औषधि का कोई ठिकाना नहीं था, उपचार यानी उपाय, ट्रीटमेंट नहीं थी, पथ्यविहीन प्राणियों में संजीवनी, संजीवनी यानी जीवन की शक्ति। यहाँ हनुमान जो लक्ष्मण को जब लग गया था बाण मेघनाद का, तो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। देखिए हनुमान, संजीवनी यानी जीवनदायिनी, जीवन देने वाली शक्ति जो है वो भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाच, जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनते थे सभी को लगता था कि मानो वो दंगल देख रहे हैं, दंगल का दृश्य उनके आंखों के सामने नाचने लगता। लेखक का कहना है कि ढोलक में कोई, उसकी आवाज़ में कोई बुखार हटाने का कोई गुण नहीं था और ना ही महामारी के सर्वनाश को रोकने की शक्ति। लेकिन एक बात थी कि इन प्राणियों को जो है आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। तात्पर्य है कि ढोलक की आवाज़ एक मृत्यु को चुनौती देने का साहस उनमें भरती थी, एक मनोबल बढ़ाने का कार्य जो है ये ढोलक की आवाज़ करती थी। अब देखिए, अब एक कोरोना प्रकोप शुरुआती लॉकडाउन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें ये डॉक्टर, नर्स आदि जो कोरोना से लड़ने वाले हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, कोरोना वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, कोरोना योद्धा है ये, उनके अभिनंदन के लिए तालियां बजाने के लिए कहा था, थाली बजाने के लिए कहा था। अब बहुत से लोगों के बहुत सारे विचार प्रभाव उस पर थे कि ये क्या है, सही है, गलत है। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। हम बस यहाँ पर इसको इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि इसके पीछे एक जो मनोविज्ञान है कि एक सभी भारतवासियों के एक होने की भावना और सभी भारतवासियों को एक लड़ने का एक जोश, एक संजीवन, एक उत्साह भरने की एक उद्देश्य जो है इसके पीछे शायद होगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन
ये निश्चित ही एक मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे होगा, ऐसा मेरा मानना है कि कहीं न कहीं एक जहाँ सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, एक दूसरे से संपर्क नहीं था, तो कहीं न कहीं गैलरी में निकल कर, बाहर निकल कर, आंगन में निकल कर और इस तरह थाली और ताली बजाकर सबका एक साथ एक होने की और सब मिलकर एक लड़ने की चुनौती का एक बल जो है, निश्चित ही मानसिक बल जो है मिला होगा हम भारतवासियों को, निश्चित ही एक प्रेरणा मिली होगी, लड़ने की, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत प्राप्त हुई होगी और इसी कुछ उद्देश्यों के साथ शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही होगी। हो सकता है सबकी मत अलग अलग हो, लेकिन अगर इस घटना के साथ उसको जोड़कर देखें तो कुछ इसी प्रकार का प्रभाव ये इसी घटना में होता था और हमारे आज के इस थाली और ताली बजाने की घटना में भी जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। अब एक दिन ऐसा आया कि पहलवान के दोनों बेटे भी काल के चपेट में आ गए, अर्थात उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस दिन रात को उन दोनों ने उठा पटक दो वाला ताल अर्थात चटक चटधा वाला ताल जो है बजाने को कहा था और पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा, चटक चटधा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। पहलवान रात भर ढोल बजाता रहा। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। इस प्रकार पहलवान के दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। बड़ा दारुण दृश्य था। निस्पंद पड़े थे, निष्प्राण पड़े थे, कोई हलचल नहीं थी। पेट के बल पड़े थे। पेट के बल यहाँ ध्यान रखिएगा कि मतलब अजेय थे, हारे नहीं थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली और एक ने, ये दोनों जो पेट के बल पड़े थे, पहलवान ने उन दोनों को देखा। दर्द होना स्वाभाविक था, लेकिन एक मुस्कुराने की चेष्टा की और कहने लगा, अरे दोनों बहादुर गिर पड़े, अर्थात मरकर भी वो हारे नहीं थे, ऐसा उसका कहना है, क्योंकि वो पेट के बल गिरे थे और एक तरह से हौसला अपने आप को दे रहा था कि मेरे बच्चे जो है बड़े बहादुर हैं और बहादुरी की मौत उनको आई है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। पहलवान था, ताकतवर था। श्यामानंद ने सम्मान में जो कुछ वस्त्र उसको पर दिए थे, इससे पहले उसको धारण करके अपने शरीर को मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत करते दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर उसने लादा और नदी में बहा आया। पुत्रों को अर्थात दोनों पुत्रों की जो लाश है, शव है, उन दोनों को अपने कंधों पर रखकर नदी में बहा कर आए। जब लोगों ने इस घटना का वर्णन सुना कि कैसे पहलवान अपने दोनों बच्चों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाकर चला आया, तो उसकी हिम्मत की लोगों ने दाद दी। लोगों की तो हिम्मत ही टूट गई थी। गांव में अकाल और महामारी के कारण जब लाशें उठने लगी, तो पहलवान ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताके। संक्षेप है, देखिए अब तक जो पढ़ा। और एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आ गए और उस दिन भी पहलवान के बेटे की मृत्यु जिस दिन हुई, उस दिन तो उसने बजाया ही था बच्चों के कहने पर चटाक चढ़धा वाला ताल, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों को लगा था कि आज हो सकता है ढोलक की आवाज़ न आए, लेकिन उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों की हिम्मत, देखिए यहाँ पर देखते हैं वो। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। यानी आज ही मतलब कल रात को ही पहलवान के बेटों की मृत्यु हुई थी। आज उनको नदी में बहाकर पहलवान लौटा था
लोगों को लगा था कि पहलवान जो है आज शायद ढोलक ना बजाए, लेकिन फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान के बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 1.5 हाथ का कलेजा होना बहुत बहादुर होना, हिम्मत वाला होना। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है, यानी पीठ के बल पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना है। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वो आगे बोल नहीं सका, रो पड़ा। बेटों की मृत्यु के 4-5 दिन बाद ही एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों ने ढोलक की आवाज़ नहीं सुनी, तो पहलवान के कुछ शिष्य, रुग्ण शिष्य, दिलेर लेकिन रुग्ण, प्रातःकाल जाकर उन्होंने देखा तो पहलवान की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी लाश चित पड़ी थी। यहाँ पर देखो मित्रों, ज़िंदगी में जो पहलवान कभी हारा नहीं, ज़िंदगी के हालातों से एक तरह से हार चुका था और ज़िंदगी ने उसे हरा दिया था। जो परिस्थितियाँ उसके जीवन में आई थी, उनसे भले ही हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन अंततः उसे हारना पड़ा था। इस प्रकार की बात यहाँ लाशचित होने का जो लक्ष्यार्थ है, एक तरह से यहाँ पर यह है, भाव उसका यह है कि जीवन भर अजेय रहने वाला पहलवान हालातों से लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन उन हालातों से जीत नहीं पाया, जीत हासिल नहीं कर पाया। प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। एक शिष्य ने कहा, आंसू पोंछते हुए, स्वाभाविक है, आंसू उसके आंखों में छलक आए थे। उसने कहा कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चीता पर पेट के बल सुलाना, अर्थात चित नहीं करना। पीठ के बल, कुश्ती का ये नियम होता है कि जो पीठ के बल हो जाता है वो चित हो जाता है, यानी हार जाता है। लेकिन पेट के बल अगर वो गिरता भी है ज़मीन पर, कोई खिलाड़ी कुश्ती लड़ते हुए, तो पेट के बल अगर गिरता है तो वो उसको फिर से मौका मिलता है, उसको हारा हुआ नहीं माना जाता। वो कहते थे कि मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ, लेकिन ज़िंदगी से जीत भी नहीं पाया, ये भी सच्चाई है मित्रों। और जब चीता सुलगेगी, आग लगाई जाएगी, तो ढोलक बजा देना, ये कहा करता था पहलवान। मित्रों, यहाँ व्यवस्था के बदलने से कैसे एक अच्छा खासा जीवन, पहलवान का अच्छी खासी व्यवस्था जो है पूरी तरह से पलट गई, सुख से भरा उसका जीवन कैसे दुख से भर गया, ये दारुण कहानी उसकी है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। शुरुआत में ही हमने चर्चा की है कि व्यवस्था और कला, कैसे कला का सम्मान व्यवस्था को करना चाहिए और व्यवस्थाओं के बदलने से कला के जो दिन बदल जाते हैं या कलाकारों पर जिस तरह से दुर्दिन आ जाते हैं कलाकारों के, या उनके उत्थान के लिए आवश्यक कदम जो है उठाए नहीं जाते सरकार की ओर से या व्यवस्थाओं की ओर से। लोक कलाकारों के संदर्भ में आज यही स्थितियां हैं कि छोटी छोटी लोक कलाएँ जो लुप्त हो रही हैं, और उन लोक कलाओं पर जिनका जीवन बसर चल रहा था, धीरे धीरे उनका जो है भूखों मरने का हाल जो है हो रहा है। उनकी जीविका के साधन उनसे छीन लिए गए हैं और उनका वो जो कौशल है, उनके पास कौशल तो है लेकिन उस कौशल का बाज़ार आज नहीं है, और जिस कारण उनको आमदनी के कोई रास्ते नज़र नहीं आते हैं। दूसरी ओर उत्पाद के कुछ साधन उनके पास नहीं है, कमाने के कुछ साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, कलाओं को फिर एक बार पुनर्जीवित करने की, उनको सम्मान देने की, उनको राज्याश्रय देने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे इन कलाओं के प्रति समर्पित ये कलाकारों की परंपरा बनी रहे। नहीं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि जब इस कला के आधार पर जीवन जीने का कोई सहारा नहीं मिल पाएगा तो इस कला से जुड़ने वाले लोग बहुत कम होंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि ऐसी कलाएं धीरे धीरे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो लुप्त होती जाएगी।
और कुछ समय के पश्चात हो सकता है उन कलाओं के नाम भी कोई ना जाने। ये कुश्ती केवल एक प्रातिनिधिक तौर पर यहाँ है, ये हर क्षेत्र के संदर्भ में जो है खेल ही नहीं, ये कुश्ती के बारे में भले ये पाठ या कहानी बात करती है, लेकिन कुश्ती नहीं, खेल नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसको देखा जा सकता है और ऐसी स्थितियाँ जीवन के हर क्षेत्र में है। तो ये संदेश यहाँ पर लेखक इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं कि कैसे बदलाव के इस बयार में हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे पुराने खेल, हमारी पुरानी कलाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य नष्ट ना हो जाए, ये चेतावनी एक तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दी है। अब यहाँ पर भूख और महामारी अजय लुट्टन पहलवान को फटे ढोल में बदल देती है और इस करुण त्रासदी में लुट्टन कई सवाल छोड़ता है। कला का कोई अस्तित्व, कला व्यवस्था की मोहताज है या व्यवस्था को कला के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे हमने बात की। प्रश्नों की चर्चा करते हैं मित्रों। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों में क्या अंतर होता था, ये एक प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर ढोलक की आवाज़ का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ता था, ये भी हम लिखेंगे उत्तर। अब ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि उसके क्या उत्तर बन सकते हैं और आपको ये लिखने अपनी कापियों में। जब पाठ अब ख़त्म हो रहा है तो इसके प्रश्नोत्तर भी लिखना जो अंत में दिए गए हैं आवश्यक है। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था, पाठ में आए उस ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें लिखना है। अब यहाँ पर दो स्तर पर उत्तर लिखना है आपको। पहले तो ये बताना है कि ढोलक की आवाज़ और पहलवान का क्या सामंजस्य था। अब आप जब किसी ढोलक की आवाज़ सुनते हैं तो आपके मन में कैसी ध्वनियाँ उसके लिए तरंगित होती है, ये आपको लिखना है। ये कुछ भी हो सकती हैं, है ना, चल नाच लो, चलो घूमते हैं, चलो फिरते हैं, इधर से आ जा, उधर से आ जा, ऐसी कोई भी ध्वनि जो है आपके मन में उसके लिए उठ सकती है। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आए, आपको संक्षेप में लुट्टन के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर लिखना है। उसका बचपन, फिर श्यामनगर का मेला, श्यामनगर के मेले के बाद उसके जीवन में आया हुआ बदलाव, नए राजा का आना और नए राजा के आने के साथ उसके जीवन पर जो आघात हुआ और उसके बेटों का अंत, उसका अंत, ये सारे सिलसिलेवार आपको इसमें लिखना है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। देखिए मित्रों, लुट्टन जो है एक अत्यंत सामान्य गरीब परिवार से संबंध रखता था और उसके लिए हमने देखा कि बचपन में माता पिता उसके गुजर गए थे, सास ने जैसे तैसे उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ कुश्ती सीखने के लिए जाता और कौन सा गुरु उसको जो है कुश्ती सिखाता। गुरु को कुछ जो देना पड़ता है वो उसके पास नहीं था। जीवन जीने के लिए लड़ाई उसकी थी एक तरह से, और कहाँ कुश्ती सीखने जाता। लेकिन यह ढोलक की आवाज़ उसको प्रेरणा देती थी और ढोलक की जो ध्वनियाँ होती थी, ढोलक की थाप पर जो कुछ ध्वनि तरंग उठते थे, उनके साथ उसने कुश्ती के दांवपेच को जोड़ रखा था। दंगल देख देख कर अनुभवों के आधार पर उसने, और उन ढोलक की आवाज़ों में उसको गुरुमंत्र एक तरह से नज़र आता था और इसलिए वो कहता है कि मेरा गुरु जो है कोई पहलवान नहीं, ये ढोलक ही है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। अब यहाँ पर जो है चुनौतियों से लड़ने का साहस जो है भरता रहा पहलवान। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ढोलक वो बजाता रहा, ढोल ही उसकी एक तरह से संपत्ति थी, ढोल ही उसका गुरु था और ढोलक की आवाज़ उसे जीवन जीने की शक्ति देता था, लड़ने की शक्ति देता था। क्योंकि हमने देखा कि श्यामनगर के मेले में जैसे ही ढोलक की आवाज़ आई तो एक नया उत्साह उसमें संचारित हुआ था और ऐसे ही गांव में उत्साह का संचार वो करना चाहता था ढोलक के सहारे, और साथ में अपने लिए एक तरह से भले भी बजाता था, अपने जीवन में उत्साह का संचार वो ढोलक से करना चाहता था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गांव पर भी उसका उसी तरह सकारात्मक असर होता था और अपनी ही धुन में फिर लुट्टन ढोल बजाता रहता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, वही है कि बुखार या और किसी बीमारी की दवा भले वो नहीं थी,
लेकिन एक संजीवनी शक्ति, चुनौतियों से लड़ने की ताकत मिलती थी और आंखें मूंदते हुए किसी प्रकार एक आंखों के सामने दंगल का दृश्य देखकर एक स्वस्थ भाव से जो है आराम से बिना किसी पीड़ा के आंख मूंदने की ताकत उनमें उत्पन्न हो जाती थी। महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? यहाँ पर ये दोनों प्रश्न जो है ऊपर जो लिखे हैं मित्रों यहाँ आ जाते हैं, तो अलग से उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर वो समाहित हो चुके हैं। तो कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए 7वां। पहलवानों का राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था, तो अब ऐसा क्यों नहीं है? इसकी जवाब किन खेलों ने ली है और कुश्ती फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कार्य किए जा सकते? ये आपके लिए सोचने का प्रश्न है मित्रों कि ऐसा क्यों नहीं है आजकल। उसके कारण आप ढूंढिएगा, आप सोचिए, लिखिए। इसकी जगह कितने खेलों ने ली है, मतलब कौन से खेलों ने ली है? अब कौन कौन से खेल है जो अब कुश्ती के बदले में जो है राज्याश्रय जिनको प्राप्त हो रहा है? राज्याश्रय से तात्पर्य यानी एक तरह से आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे कुश्ती जैसे खेल जो है पीछे पड़ रहे हैं। और तीसरा, अगर कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाना है तो हम क्या कर सकते, क्या कदम उठाए जाने चाहिए समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही क्षीण शेष हो जाती और अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी यहाँ पर गांव के सारे लोग किस प्रकार असहाय थे, ये बात लेखक ने बताई है कि कोई अगर मदद करना भी चाहे तो वही इतना शक्तिहीन था तो कुछ कर पाने में असमर्थ था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उसका आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे रात जो है भयार्त शिशु की तरह कांप रही थी, गांव भयार्त शिशु की तरह कांप रहा था, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। तो ये ऐसे मानवीकरण के उदाहरण हैं। ऐसे और कोई उदाहरण है, उस पाठ को आपको पढ़ना है और पढ़कर जो है उसको लिखना है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार ये पहलवान की ढोलक कहानी ख़त्म होती है और इस तीसरे वीडियो के साथ ये कहानी हम ख़त्म करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, घर में रहे आप, सुरक्षित रहे, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर जाएं, जहाँ तक संभव बाहर ना निकले। नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।